कम एज में कौन मिलेनियर नहीं बनना चाहता? कम एज में कौन बिलियनियर नहीं बनना चाहता? लाखों करोड़ों में से एक या दो होते हैं जो इस मुकाम को हासिल करते हैं। कैसे करते हैं? क्या कहानी होती है मिलेनियर बनने के पीछे, या फिर क्या माइंडसेट होता है? ये जानेंगे हम आज हर्षल से, जो एक बिजनेसमैन हैं जिन्होंने बहुत कम एज में मिलेनियर बनने का ख्वाब पूरा किया, जिनके होटल्स हैं, जिनके रियल एस्टेट बिजनेसेस हैं। आज समझेंगे हर्षल से कैसे ये मुकाम हासिल किया जाता है, क्या थी उनकी कहानी, सुनेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। द साहिल शो पर स्वागत है हर्षल। तो मेरी जो जर्नी थी वो जब मैं फर्स्ट डायरेक्टर बना कंपनी का, तो उस समय मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी। आई वाज जस्ट 18 इयर्स ओल्ड। तो उस समय मैं उत्तराखंड का यंगेस्ट डायरेक्टर हूँ ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरे के हिसाब से अभी उससे नीचे कोई है नहीं। और आज मुझे तकरीबन 5 साल हो चुके हैं यंगेस्ट डायरेक्टर बने हुए। और अभी मुझे हाल ही में ही बिज़ नेशन टीवी द्वारा मेरे को यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ 2021 का खिताब दिया गया है। इससे अलग मेरे को स्टार्टअप टाइम्स में मेरे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। और मेरी वैसे जर्नी बहुत अलग ही है, क्योंकि मिलीनियर एक सिर्फ शब्द होता है लोगों के लिए, ज़रूरी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कोई मिलीनियर बनना। ये कई बार आपकी तकदीर होती है, कई बार आपकी मेहनत होती है, कई बार आपकी डेस्टिनी होती है, वो आपको कहीं पर भी ले जा सकती है। मैंने अपनी कंपनी में वैसे ही 16 साल, 17 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। और तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये कंपनी इतनी बड़ी बन पाएगी, क्योंकि ये कंपनी बेसिकली एक परिवार द्वारा चलाई गई कंपनी है। इट इज़ अ फैमिली ड्रिवन बिज़नेस। तो जब एक फैमिली ड्रिवन बिज़नेस होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है आपके ऊपर, अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को एक उस लेवल के ऊपर लाने का। तो कोई इसके अंदर मैंने कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा, सिर्फ़ अपना फ़ोकस बहुत ज़्यादा क्लियर रखा। जो मैं करना चाहता था मैंने वही करा। और बहुत डेडिकेशनली, बहुत अच्छे तरीके से मैंने अपने दिमाग को स्थिर करते हुए अपनी जो भी पढ़ाई करी, पूरी करी और इस कंपनी को आगे लेकर गया। तो यही एक एक सिंपल मंत्रा है मिलियनेयर बनने का। मुझे एक बात बताइए, कम एज में कुछ मुकाम हासिल करने के लिए आपको उससे भी कम एज में काम स्टार्ट करना होता है, सीखना होता है। आप बचपन में कैसे स्टूडेंट रहे हैं? अगर आप मस्तीखोर रहे होंगे तो फिर शायद आपको बहुत ज़्यादा फ़ोकस की कमी पड़ती होगी। अगर आपने बताया कि फ़ोकस ही मंत्र है, फ़ोकस करो तो आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हो। आप कितने फ़ोकस से बचपन में, या फिर आपको कब एहसास हुआ कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में? देखो, मेरी जो जर्नी रही है ना, वो बहुत ही अलग रही है। बाकी बच्चों से बहुत डिफरेंट तरीके से रही है, क्योंकि जो इस फैमिली के अंदर मैं जन्म हुआ, मेरा उस फैमिली के अंदर, उस फैमिली के अंदर शुरू से ही सब कुछ था। तो मुझे किसी चीज़ के लिए इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, जितना कि मैं बाकियों को देखता हूँ। तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि भगवान ने मुझे इस फैमिली के अंदर जन्म दिया। पर साथ ही साथ जो इस फैमिली के अंदर जन्म लेते हैं, उनके लिए स्कूलिंग और एजुकेशन लाइफ और टफ हो जाती है। क्योंकि उनको उस लाइफ के अंदर बहुत बुली करा जाता है बाकी लोगों द्वारा, क्योंकि लोग उनसे जलते हैं किसी तरीके से। तो अगर आप देखें, मैं कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट भी नहीं, आप मैं एक मीडियोकर स्टूडेंट था, जिसे आप कह सकते हो 70-80% वाला स्टूडेंट था। चिल लाइफ चलने वाली मेरी ज़िंदगी थी। क्रिकेट खेलता था रोज़ सुबह, तो मेरे को ये था कि ठीक है, हो गया सब नॉर्मल लाइफ, मतलब ऐसा मेरा कुछ भी नहीं था। आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट। पढ़ाई-लिखाई का ऐसा ज़्यादा भी नहीं था, ना खेल-कूद का था। हाँ, लेकिन मेरे अंदर शुरू से यही था कि मैं जो काम कर रहा हूँ, उस समय में उस काम के ऊपर पूरा 100% अपना फ़ोकस लगाता था। ये मेरे अंदर हमेशा से एक क्वालिटी रही है। तो जो अगर आप मेरी जर्नी देखेंगे स्कूल लाइफ़ से, तो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग मिली। मतलब मेरे दोस्त मुझे बहुत ज़्यादा बुली करते थे। एट एनी हाउ, किसी भी चीज़ को लेके वो चिढ़ते थे कि ये खेल में भी इतना ऐसे कैसे हो सकता है, पढ़ाई में भी ठीक-ठाक है। तो उस समय मेरा कोई इरादा भी नहीं था, ना मेरी फैमिली का ऐसा कुछ था कि हम लोग होटल से रिलेटेड या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हम लोग जुड़ेंगे। क्योंकि पहले हमारा काम कोई दूसरा था। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे यही लगा कि ठीक है, मुझे एक नॉर्मल इंजीनियर बनूँगा, एक इंजीनियरिंग कर लूँगा, किसी अच्छे एमएनसी में लग जाऊँगा, मेरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। तो ठीक है, लाइफ़ ऐसे ही धीरे-धीरे चलती गई, चलती गई। लेकिन सडनली मेरी फैमिली ने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर अपना पहला स्टेप रखा, अपना पहला होटल बनाया, पहला रिज़ॉर्ट बनाया। तो वहाँ से मेरी जर्नी पूरी तरह बदल गई। क्योंकि मुझे ज़िंदगी भर एक ये ट्रॉमा रहता था कि यार, अगर मैं लाइफ़ के अंदर कुछ नहीं बन पाया, तो ये लोग मुझे क्या बोलेंगे आगे चलकर? ये लोग मुझे क्या समझेंगे? मैं कुछ भी नहीं हूँ।
मतलब लोग ये बोलेंगे कि सिर्फ परिवार का पैसा है तो इसने सब कुछ कर लिया। तो वो एक हुँ, ठप्पा लग जाएगा मेरी लाइफ में। तो मुझे यही करना था कि यार कुछ अपने बलबूते के ऊपर भी करूँ। पर जब मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी करनी शुरू करी, तो मैं उस समय 12th के अंदर था, शायद उस समय जेईई मेंस, जेईई एडवांस के पेपर होते थे, मैंने वो भी दिए, कई सारे और पेपर्स दिए। तो बाय चांस मेरा होटल मैनेजमेंट का एक नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट का एक सिंगल पेपर होता है गवर्नमेंट का। तो मेरी मदर वो ले आई, उन्होंने कहा कि ये दे के देख लो, हो गया तो चले जाना। मैंने कहा जब मुझे करना ही नहीं, तो मैं क्यों जाऊँ? कहती तुम्हारे बिज़नेस से जुड़ा हुआ है, अगर हो जाएगा तो कर लेना, वरना इंजीनियरिंग में तो हो ही चुका है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उस समय भी मैं क्रिकेट वगैरह खेलने गया हुआ था। मैंने इसी शर्त पे दिया था कि आप मुझे क्रिकेट खेलने दोगे तो मैं ये कर लूँगा। तो वो पेपर मैंने दे दिया, बहुत ऐसे ही दिया, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। तब भगवान ने कुछ और चाहा, भगवान ने मेरी उसके अंदर एक बहुत अच्छी रैंक लाई और होटल मैनेजमेंट में दे दिया। पर उस समय जो वो डिसीज़न था इंजीनियरिंग को छोड़ के होटल मैनेजमेंट के लिए आना, वो मेरे लिए बहुत टफ था। मुझे परिवार, मतलब अपने जिसे कहते हैं फैमिली से रिलेटिव्स जो होते हैं आपकी फैमिली के अंदर, उनसे बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग मिली कि ये क्या कोर्स है, इस कोर्स के अंदर कुछ नहीं होगा। लोगों ने अलग-अलग नाम से मुझे बुलाना शुरू करा, लोगों ने मुझे, किसी ने शेफ बुलाया, किसी ने कुछ कहा कि तूने इंजीनियरिंग इसलिए छोड़ी क्योंकि तू कर नहीं सकता था। पर एक्चुअली उन्होंने मेरा मोटिव नहीं समझा कि मैं वो कोर्स क्यों कर रहा हूँ या उस कोर्स के पीछे करने का कारण क्या है। मुझे वो चीज़ पता थी। तो मैंने उस टाइम से डिसाइड कर लिया कि यार फ़ोकस रहना बहुत ज़रूरी है। तो फ़ोकस मैं पहले से ही था कि जब मैंने वो करा। लेकिन मैंने कहा अब से मैं जो भी करूँगा, उसके अंदर मैं नंबर 1 ही होऊँगा, क्योंकि मेरी लाइफ़ के अंदर नंबर 2 का कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो मैंने उसके बाद उस कोर्स को, जिसके अंदर पूरा ही मेरे लिए डिफरेंट था, जैसे आप जानते ही हैं इस कोर्स के बारे में, उसके अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, फूड प्रोडक्शन, F&B, हाउसकीपिंग, मतलब ये सारे डिपार्टमेंट्स मेरे लिए नए थे। किचन के अंदर जाना, मतलब हाउसकीपिंग करना, F&B, इट वाज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम मी। मेरे को बहुत टाइम लगा, बहुत टफ लगा उस अपने आप को मेंटली स्टेबल करने में, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से था जिसने आज तक ये कभी ज़िंदगी में नहीं करा था। हम होटल्स के अंदर सिर्फ जाते थे और उसके अंदर काम करते थे, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। तो ठीक है, मैंने अपने आप को इतना स्थिर बनाया और मैंने लगातार उसके अंदर एक्सेल कर कर तीनों साल में टॉप करा। तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपने बीएससी के अंदर भी एक एक आप फर्स्ट रैंक जब आप लेकर आते हैं, तो वो आपके लिए बहुत गर्व वाली बात होती है, मेरी फैमिली के लिए भी, क्योंकि वो आपने कभी अपनी लाइफ के अंदर अचीव ही नहीं करा, आपने कभी सोचा ही नहीं। तो वो आपके लिए, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था और आपने एक्चुअली दुनिया का मुंह बंद कराया अपने काम से, ना कि बोलकर। लेकिन वो भी एक सिर्फ एक पार्ट नहीं होता। अगर आप देखो, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस अगर मैं सोचूं, मैंने यही सोचा था कि अब मैं हॉस्पिटैलिटी लाइन के अंदर आ गया, होटल मैनेजमेंट कर लिया, तो शायद अब मेरे पेरेंट्स मुझे मेरी कंपनी चलाने देंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्लियरली बोला भी तुम इसके लिए अनफिट हो, अभी तुम एमबीए करो। तो मुझे फिर उन्होंने एमबीए में डाला, जो कि मेरे लिए एक उससे भी बड़ा बॉम्ब था, क्योंकि कहाँ होटल मैनेजमेंट, कहाँ एमबीए, कहाँ वो सेट, कहाँ वो बच्चे, कहाँ वो माइंडसेट। मैंने कहा वहां सारे इंजीनियर्स, पता नहीं किस किस बैकग्राउंड के बच्चे आ रहे हैं और कहाँ होटल मैनेजमेंट वाले। इट्स क्वाइट टफ फॉर अस टू एडजस्ट। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक स्टेप और लेते अपनी लाइफ का। उन 2 साल मैंने फिर मेहनत करी, पर वो 2 साल में मेरी लाइफ बदल गई। उन्होंने, मतलब मुझे एक्चुअली, जब मेरे को एक्चुअल के अंदर गोल्ड मेडल मिला एमबीए के अंदर, तो मुझे लगा कि अब मैंने लाइफ के अंदर कुछ अचीव करा अपने बलबूते के ऊपर, एंड नाउ आई फील दैट आई एम फिट फॉर द कंपनी। तो लाइफ जर्नी इस तरीके से मेरी स्टार्ट हुई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। होटल्स जब आप ऑन करते हैं, उनको लीज़ पे लेते हैं, चलाते हैं, हर एक होटलियर का माइंडसेट होता है कि उसका ब्रांड उसकी सर्विसेज की वजह से पहचाना जाए। और फिर हम इंडिया में देखते हैं बहुत बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे ब्रांड्स ऑलरेडी हैं, जो एक अच्छा कॉम्पिटिशन देकर बैठे हुए हैं, राइट? जी। इतने कॉम्पिटिशन भरे माहौल में अपने आप को स्टैंड अलोन करना और अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाना, इसके पीछे आपके क्या विचार हैं? कैसे आप करेंगे या फिर क्या स्ट्रैटेजी के साथ आप काम करते हैं? देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, जहां हमने एंटर करा था, वहां पर 2014 के अंदर सिर्फ 64 होटल्स थे या रिजॉर्ट्स थे, जिन्हें आप कह सकते हो, जिनमें कुछ बड़े बड़े नाम भी थे। पर 2020 तक उस जगह के ऊपर करीब 264 होटल बन गए, यानी कि 200 होटल बढ़ गए। ये अगर मैं जिम कॉर्बेट पर्टिकुलर एरिया की बात करूँ, और उस समय मेरे होटल का नाम क्लेरिसा है, तो क्लेरिसा, अगर उस समय, अगर मैं 2014 के अंदर देखूँ, तो सिर्फ क्लेरिसा के ऊपर कंपटीशन सिर्फ मात्र 5 या 6 होटल्स का था या 6 रिज़ॉर्ट्स का था। लेकिन 2020 के अंदर जो 200 होटल बढ़े, उसके अंदर से बहुत अच्छे-अच्छे ब्रांड्स आए, जैसे ताज आया,
नमा आया, डीएस ग्रुप आया, तो मतलब ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मुझे फील हुआ कि इस एरिया के अंदर आया। तो और मेरे हिसाब से जितना कंपटीशन होगा उतने आपकी ग्रोथ होगी। तो अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अगर आप कंपनी की ग्रोथ देखेंगे, तो जहाँ कंपनी की इन्वेंट्री हमने 10 रूम से स्टार्ट करी, वहाँ हम कंपनी की इन्वेंट्री 51 ले आए। जहाँ पर मात्र हम पे कुछ गिने-चुने ब्रांड्स हमारे को ये सोचते थे कि ये 3 स्टार में है या 2 स्टार के अंदर, हम उसको उठाकर 4 स्टार, 5 स्टार के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज को लेकर आए। हमने अपनी चेन्स आगे बढ़ाई। हमने उसकी ब्रांडिंग ऐसे करी कि अब हम लोग कॉर्बेट के फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक रिसॉर्ट हो चुके हैं जो कि सिर्फ वेब चेक इन दे रहा है। आज तक कोई ऐसा रिसॉर्ट नहीं बना है जो आपको वेब चेक इन दे दे, आपके घर पे बैठकर आपके कमरे तक पहुंचा दे। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको सस्टेन करनी पड़ेंगी। और अगर आप देखें ओवर द, मैं आपको 2014 की बात बताऊं तो ये उस समय मैं नहीं चला रहा था, उस समय मेरे फादर और मदर इसको रन कर रहे थे। उन दोनों के पास होटल लाइन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मेरे फादर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थे और मेरी मदर थोड़ी एजुकेशनल लाइन से रिलेटेड थी। तो ये इन दोनों का एक एम्बिशन था कि वी विल हैव सम इम्पैक्ट ऑन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो जब उन लोगों ने ये रिस्क लिया, तो ये बहुत बड़ा रिस्क था, और जब वो नहीं इस रिस्क से हारे, तो आज मैं उस रिस्क से कैसे हार जाऊं, तबकि मेरे पास सारे स्किल्स हैं, सब कुछ माइंडसेट है और सब कुछ है चलाने के लिए। और अगर आप स्ट्रेटजीज की बात करें किसी भी कंपनी को रन करने के लिए या उसे मार्केट के अंदर सस्टेन करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक करेक्ट हायरिंग ऑफ द पीपल। आपके पास आपकी कंपनी के अंदर एक अच्छे लोग जुड़े होने चाहिए आपसे, आपके काम के रिलेटेड। तो हमने शुरू से ही कोशिश ये करी कि अपनी कंपनी के अंदर एक फैमिली टाइप का एटमॉस्फेयर क्रिएट करा, जहां पर आपके एम्प्लॉय एक एम्प्लॉय नहीं है, आपके लिए आपका परिवार है। और इसी परिवार के चक्कर में, इसी परिवार के लिए ही हम लोग भी काम करते हैं और वो परिवार हमारे लिए काम करता है। और इसी के लिए हम लोग इस मार्केट के अंदर इतने हेवी कंपटीशन के अंदर भी आज सस्टेन कर रहे हैं। आज आप देखिए हम लोग हर एक कैटेगरी को केटर कर रहे हैं, चाहे वो डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो, चाहे वो कॉर्पोरेट इवेंट्स हो, चाहे वो मीटिंग्स हो, इंसेंटिव्स हो, एग्जीबिशंस हो, स्कूल ग्रुप्स हो, या हनीमून पैकेजेस हो, ओल्ड पैकेजेस हो। हम लोग, कोई ऐसी फील्ड नहीं है हमारे पास जो हम केटर ना करते हो, फ्रॉम एन फैमिली हॉलीडे पैकेज टू अ ग्रुप हॉलीडे पैकेज। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक कंपटीशन हम भी दूसरे के लिए हो सकते हैं कि 6 साल के अंदर हमारी ग्रोथ कितनी हुई है और हम किस लेवल के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। तो कंपटीशन इज ऑलवेज हेल्दी एंड आई फील इससे हर एक की ग्रोथ हो रही है। Very true. The existence of competition keeps you aware to bring something new in the market and create an unique identity. So competition तो बहुत जरूरी है। मैं ये समझना चाहता हूँ जब हम होटल्स की बात करते हैं, होटल बिजनेस की बात करते हैं, कंपटीशन की हमने बात करी, हम कितनी भी कोशिश करें कहीं ना कहीं हम पीछे तो रह ही जाते हैं। फिर हम कंपटीशन को समझते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या नया लेकर आए हैं मार्केट में, क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ उनकी ग्रोथ से कम हो जाती है। जब ये जो सैचुरेशन का पॉइंट आता है, जब आपको लगता है कि या तो हम गिव अप करते हैं और या फिर हम कुछ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़े और अपना कुछ नया मुकाम हासिल करें। बेसिकली मैं समझना चाह रहा हूँ एक जो मिलेनियर माइंडसेट होता है, जब आप इतने बड़े बिजनेस के मालिक होते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत होती है और आपकी उपस्थिति में और अनुपस्थिति में जो ऑपरेशन से अच्छे से होते रहे, कंपनी ग्रो करती है। ये मिलेनियर माइंडसेट आप मुझे एक्सप्लेन करो कैसे ये काम करता देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं एक नॉर्मल तरीके से आपसे बात करूं कि नए जब प्रॉपर्टीज आती हैं वो कुछ नए इनोवेशंस लेकर आती हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। और उनसे compete करना कभी कभी बहुत टफ हो जाता है। पर जब आप एक मिलीनियर बनना चाहते हैं, जब आप लाइफ के अंदर कुछ अचीव करना चाहते हो, तो आपके पास दो ऑप्शन होनी चाहिए। एक, नेवर गिव अप। आपके दिमाग के अंदर हमेशा चलना चाहिए आई शुड नेवर गिव अप। ये एक आपके दिमाग के अंदर कंटिन्यूअसली रन करना चाहिए। गिविंग अप शुड नेवर बी एन ऑप्शन। फेलियर शुड नेवर लाई इन योर डिक्शनरी, बिकॉज जितनी बार आप फेल होंगे उतनी बार आप सक्सेस में जाएंगे। ये है। और थर्ड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रीम बिग, बड़ा सोचें। अगर आप हमेशा यही सोचेंगे कि हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, हम हार जाएंगे, तो आप डेफिनेटली हार जाओगे। आप सिर्फ यही सोचिए कि यही तो है, इससे डबल करेंगे, इससे ट्रिपल करेंगे, इससे 4 गुना ज्यादा करेंगे। तो आप देखना, वो जो आप प्रॉब्लम के अंदर हो रहे हो, आप उसका भी सोल्यूशन ले आओगे। आपको बहुत ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट अपने दिमाग के अंदर लाना पड़ता है।
आपके यहाँ पर आपकी टांग खींचने के लिए हजारों लोग होंगे, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटर्स हो, चाहे वो कोई भी हो। आपको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ ऐसी रखनी है कि मेरे लिए फेलियर ऑप्शन कभी लाइफ के अंदर होना ही नहीं चाहिए। गिव अप शुड नेवर बी इन योर डिक्शनरी। जब भी कोई नया रिसोर्ट आता है या कोई भी एक नई प्रॉपर्टी आती है, हम उसके एक बेसिक एमिनिटी की बात करते हैं जो कि एक रूम होता है। वो अपने रूम के अंदर हर बार कोई ऐसी चीज लेकर आता है जो कि किसी और रूम्स के अंदर नहीं होती, चाहे वो फॉल सीलिंग हो, चाहे वो उसके पर्दे हो, चाहे वो उसके टीवी हो, चाहे कुछ भी हो, और वो आपका रूम रेट आपसे नीचे बेचता है। तो आपके लिए बहुत टफ कंपटीशन हो जाता है कि अपने करंट प्रोडक्ट को उसके लेटेस्ट प्रोडक्ट के साथ आप कैसे compete करें। पर कभी-कभी ये चीजें उसके लिए भी नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती हैं। आप एक ऑलवेज एक एस्टैब्लिश ब्रांड है, आपके एक स्टैंडर्ड है, आपकी एक हॉस्पिटैलिटी ऑलवेज एक अपार्ट अलग है उनसे। आपके पास अलग यूएसपीज हैं जिसके ऊपर आप अपने कस्टमर्स को रिटेन कर सकते हो। अगर आप मेरी ही प्रॉपर्टी की बात करो, तो हमारे पास सबसे बड़ी यूएसपी यही है कि हमारी जो कंपनी है, वो एक अम्ब्रेला के अंदर सब कुछ दे रही है। हमारे पास जंगल है जिसके लिए लोग आ रहे हैं, हमारे पास खुद का एडवेंचर पार्क है, हम पे खुद का स्पा है, हम पे वो हर एक चीज है, लॉन से लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल से लेकर बैंक्वेट से लेकर हर एक वो चीज है जो आपको चाहिए। हम पे इतनी कैटेगरीज के रूम है कि हम हर एक आदमी को केटर कर सकते हैं। और अपग्रेडेशंस ऑब्वियसली हर प्रॉपर्टी के अंदर चलती रहती हैं। अगर आप एक मिलेनियर बनना चाहते हो, तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन सबसे पहले फॉलो करना पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप अपने माइंड को कैसे ट्रेन करते हो? आपको एक क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन अपने अंडर रखनी पड़ेगी, अपने साथ एक अच्छी संगत रखनी पड़ेगी, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा खुद से। खुद से अगर आप चोरी करेंगे काम के लिए या किसी और चीज के लिए, तो वो आपको कभी ग्रोथ के अंदर हेल्प ही नहीं करेगी। हमेशा सेल्फ लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अंदर आपको फोकस करना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखें, अपने बड़ों से, अपने छोटों से, और मेहनत से कभी मत डरें। और जो काम आप कर रहे हो, उसको दिल लगा के करो। तो देखो फिर, मिलीनियर कोई बड़ा वर्ड नहीं है, मिलीनियर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो पैसों से हो। मिलीनियर आप अपने काम से भी हो सकते हो, अपनी एसेट से भी हो सकते हो। जो आपके पास सामान है वो भी करोड़ों रुपए का हो सकता है, तो जरूरी नहीं आपका पैसे होने चाहिए। तो मिलीनियर कोई बनना बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल टास्क नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत, फोकस, काम के प्रति पैशन, और थोड़ा सा आपको तजुर्बा चाहिए, तरीका चाहिए, और आप मिलीनियर आराम से बन सकते हैं। तजुर्बा चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। एक्सपीरियंस मैटर्स। एक्सपीरियंस कलेक्ट करने के लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना होता है। व्हाट इज द राइट एज टू गेट इनटू द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मिलेनियर और एंटरप्रेन्योरशिप? व्हेन टू थिंक? बिकॉज क्या होता है, 22 23 25 26 साल की एज तक तो पढ़ाई खत्म नहीं होती। 27 28 की एज तक हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर हमें जॉब ट्रेनिंग चाहिए होती है किसी बिजनेस को, या फिर बिजनेस का नेचर समझने के लिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए। आधी जनता, आधे हमारे देश के जो यूथ हैं वो इसी प्रोसेस में उलझे हुए हैं। तो आपकी क्या एडवाइस है, कौन सी एज में क्या सीखना स्टार्ट करें? जैसे कहते हैं गायक बनने के लिए अगर आप 5 साल की उम्र से गायकी शुरू करते हैं तो आप 20 साल की उम्र तक बहुत प्रोफेशनल गायक बन जाते हैं। एक मिलीनियर बनने के लिए या फिर ऑन्टरशिप में कदम रखने के लिए कौन सी करेक्ट एज है? कितनी बेसिक एजुकेशन तो होनी ही चाहिए? और सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? वो फाइनेंस के बारे में सीखना चाहिए, क्रिएटिविटी इनहेंस करनी चाहिए, मार्केटिंग सीखनी चाहिए, या फिर क्या हो सकता है आपके अनुसार? देखिए, जब मैं एमबीए कर रहा था, तो सबसे पहली उन्होंने एक फर्स्ट लाइन हमारे को सिखाई, व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योर। उसके अंदर एक क्लियर चीज लिखी हुई थी, एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु हैज अ रिस्क टेकिंग एबिलिटी इन हिमसेल्फ, एंड बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर देयर इज नो एज बार। अगर आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, तो आपकी उम्र, आपको कोई भी उम्र के हो आप, आपको पीछे नहीं धकेल सकती। अगर आप रिस्क लेना जानते हैं, अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, तो आप एंटरप्रेन्योर के लिए फिट हैं। चाहे आप 15 साल के हो, चाहे आप 20 साल के हो, चाहे आप 30 साल के हो। अब इसका एक प्रोसेस होता है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। क्योंकि आज तक अगर आप देखें, जितने भी मैं आज के टाइम की यूथ को देख रहा हूँ, वो बहुत जल्दी पैसे कमाना चाहते हैं। उनके पास इतने सारे आइडियाज होते हैं, वो उन्हें जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करते हैं, 1-2 साल तक उसके ऊपर काम करते हैं, और फिर उस आइडिया को छोड़ के किसी दूसरे आइडिया के ऊपर चले जाते हैं। तो ये आपको एंटरप्रेन्योर नहीं बनाता।
एंटरप्रेन्योर उससे बनाता है जो एक बिजनेस को समझता है, उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करता है और फिर उस बिजनेस को ग्रो करता है। वो एक ट्रू एंटरप्रेन्योर होता है। आज के टाइम में इतनी तेज जो मार्केट बढ़ रही है, लोग 2 साल के अंदर चाहते हैं कि उनकी कंपनी मिलियन डॉलर कंपनी हो जाए, उनकी कंपनी को कोई और कंपनी खरीद ले, वो या उसको फंडिंग लगा ले। वो एक अनरियलिस्टिक अप्रोच होती है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है किसी भी एंटरप्रेन्योर की। इसके लिए एंटरप्रेन्योर को पहले आराम से अपने माइंड को स्टेबल करके फोकस करके पहले सोचना चाहिए कि उससे अपनी लाइफ के अंदर करना क्या है, किस फील्ड के अंदर जाना है। जरूरी नहीं है कि उसे हॉस्पिटैलिटी में या इंजीनियरिंग में या किसी और फील्ड, वो किसी भी फील्ड के अंदर जा सकता है। उस फील्ड से रिलेटेड उसके पास एक एजुकेट नॉलेज होनी चाहिए। उस नॉलेज के लिए वो उस तरीके की पढ़ाई करे। मेरा उसके लिए हमेशा ये सजेशन रहेगा दैट जब तक उसके पास वो स्किल नहीं होगा, तो वो किसी को हायर नहीं कर पाएगा। तो मीनवाइल वो उसके लिए और तैयारी करे, रीड अबाउट इट और स्टडी अबाउट इट, टेक अ डिग्री ऑफ इट। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऊपर कि यस यू आर फिट फॉर दिस बिजनेस। और मीनवाइल आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करते चाहिए, चाहे आप अपने फाइनेंसिस को स्टोर करिए, अपनी सेविंग्स करते जाइए बैड टाइम्स के लिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर की स्टार्टिंग का, अपने माइंड को क्लियर करना कि उसको क्या करना है। फिर आप उस प्रोडक्ट के लिए जब आप तैयार हो जाए, आप एक एजुकेशन ले लें, उस प्रोडक्ट को आप धीरे धीरे मार्केट के अंदर टेस्ट करना शुरू करिए। क्या वो आपका प्रोडक्ट मार्केट के लिए है या नहीं है। ये आपको एक ट्रू एंटरप्रेन्योर बनाएगा। और मैं चाहूंगा कि अगर आप फेल हो गए तो आप याद रखिए कि आप एंटरप्रेन्योर हैं। क्योंकि अगर आप फेल नहीं होंगे तो आप सीखेंगे नहीं, तो आपका फेल होना बहुत जरूरी है। और मैं जानता हूँ आप फेल जरूर होंगे, क्योंकि आप दो ही तरीके से सीख सकते हैं, या तो फेल होकर या अपने पैसे गवाकर। या तो आप अपना पैसा लूज करेंगे तब आप एक्सपीरियंस लेंगे, या तो आप फेल होंगे तब आप एक्सपीरियंस लेंगे। तो अगर आप ये प्रोसेस अपना 16-17 साल की उम्र से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे अपने माइंड को बनाते हैं कि मुझे ये करना है, इसके लिए मुझे ये एजुकेशन चाहिए, इसके लिए मुझे इतने सारे लोगों की हेल्प चाहिए, तो ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 इयर्स आप इजीली एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। इसके लिए आपको ना ज्यादा फंडिंग की इनिशियली जरूरत होती है, ना आपको ज्यादा इतने बड़े कोई सेटअप की जरूरत होती है। आपको आपके पास एक अच्छा सा प्रोडक्ट होना चाहिए, एक अच्छा सा आइडिया होना चाहिए। उसको मार्केट करने के लिए आपके पास एक एक अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, उसके लिए उस प्रोडक्ट के लिए एक मार्केट होनी चाहिए। और आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, नॉट सो अर्ली, इट विल टेक 2 to 5 years ऑफ टाइम टू सस्टेन इन द मार्केट। और आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। कहते हैं जब हमको ना कम एज में ज्यादा जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं, तो हम कम एज में ही जिम्मेदार हो जाते हैं। और कहते हैं कि कम एज में बहुत ज्यादा पैसा भी देख लें तो हमें पता नहीं होता उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है। और हम या तो पैसा लूज करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, या फिर एक पॉइंट पे आने के बाद हमको लगता है कि ये तो हमने अचीव कर लिया, अब इससे तो ज्यादा ही किया। जब आप इस प्रोसेस में होते हो, जब आपको अंदर से फीलिंग आती है कि अब बहुत हो चुका है या फिर अब बहुत कम है, उन सिचुएशंस पे आप क्या डिसीजंस लेते हैं, किन से कंसल्ट करते हैं, कौन आपके गाइड है, कौन आपको बताते हैं कि अब आपको ये करना चाहिए, अब आपको ये करना चाहिए। मेरी बात करें तो मेरी इस समय कंपनी के अंदर वो सबसे बड़ी है, ऑब्वियसली चेयरमैन को छोड़कर, जो मेरे फादर हैं। और जो एज है वो सबसे कम है मेरी कंपनी के अंदर अभी। मेरे से ऊपर एग्जीक्यूटिव्स भी हैं तो वो भी ऊपर है, क्योंकि मेरी एज आप क्या मानेंगे, 23-24 साल। लेकिन जो मेरी कंपनी के अंदर ऑलरेडी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 या 10 ईयर से काम कर रहे हैं, वो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो क्या होता है, इसके अंदर दो तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं जो मैंने फेस करी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो आती हैं माइंडसेट की। एक यंग आदमी जिस तरीके से कंपनी चलाना चाहता है, और एक जो ऑलरेडी उस कंपनी के अंदर है और थोड़ा ट्रेडिशनल है, उन दोनों को जब आप मिलाते हो तो कुछ क्लैशेस होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये बहुत जेन्युइन बात है। जब मैं, अगर आप मेरी बात करें या मेरी जनरेशन की बात करें, तो हम लोग बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन लोग हैं। हम लोग बहुत जल्दी जल्दी काम करना चाहते हैं, बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं, बहुत जल्दी चाहते हैं कि ये काम जल्दी जल्दी हो, ये ऐसे हो वैसे हो। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। आपका स्टाफ आपसे उखड़ना शुरू कर देता है, वो प्रैक्टिकली नहीं हो पाता। आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए कि आप 2 साल की सेल्स 1 साल में ले आएंगे, आप एक टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर देंगे, क्योंकि हमारा माइंडसेट बहुत तेज चल रहा होता है। लेकिन हमारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि हम सिर्फ अभी नए जुड़े, हम पे 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। पर जो ऑलरेडी जुड़ा है उसे पता है कि आप जितना मर्जी कर लो,
ये काम इसी स्पीड से ही होगा। तो इसके लिए द बेस्ट वे आउट इज टू टॉक टू योर पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने वो कंपनी बनाई है। वो ही आपको सपोर्ट सबसे बड़ा कर रहे हो। मेरे लिए सबसे बड़े सपोर्ट और मोटिवेशन वही रहे हैं। तो मुझे कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग या आगे कोई भी ग्रोथ की प्लानिंग करनी होती है, तो मैं अपने फादर के पास जाता हूँ। अगर मेरे को कोई मेंटल स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, डिप्रेशन या कुछ लो फील कर रहा होता है, तो मैं अपनी मदर के पास जाता हूँ। ये दोनों मुझे एक परफेक्ट सॉल्यूशन देते हैं किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। क्योंकि मेरे फादर एक बिजनेस माइंडेड पर्सन है, तो वो मेरे बिजनेस को एग्जैक्टली जज कर लेते हैं कि अब आप जो डिसीजन ले रहे हो, वो डिसीजन आगे जाकर रॉन्ग हो सकता है। सो व्हाट्स योर डिसीजन, या ये डिसीजन ठीक है, इसे ले सकते हैं, लेकिन अभी ये डिसीजन को लेने में हम पे 3 महीने का टाइम है, तो रुक के लो। और मदर उस तरीके से है कि अभी आपकी एज ही क्या है, किस बात का डिप्रेशन है, किस बात को लो फील कर रहे हो, यू हैव गॉट लॉट ऑफ टू अचीव इन योर लाइफ। तो ये दो चीजें अगर आपकी कॉम्बिनेशन के अंदर फिट बैठ रही हैं, और अगर आपका स्टाफ आपको एज अ स्मॉल ब्रदर देख रहा है, आपको आपकी फैमिली मेंबर की तरह देख रहा है, तो ये सब चीजें आप बहुत आसानी से ओवरकम कर सकते हो। तो मेरे को कभी भी ये चीज परेशान नहीं करती कि मेरे को डिफिकल्टी हो रही हो। इनिशियली होती थी, बहुत होती थी कि यार मेरे डिसीजंस की वैल्यू नहीं है, या मेरे डिसीजंस को आप मान नहीं रहे हो। लेकिन जब आप इतना टाइम अब आपने कंपनी को दे दिया, तो अब आपको समझ में आता है कि कुछ डिसीजंस आपको बहुत सोच समझ के एक एक पूरे एक एनवायरनमेंट के अंदर लोगों की सोच सूझबूझ से लेने पड़ते हैं, या उनसे पूछ के लेने पड़ते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सिर्फ अपनी एक पोस्ट का एक एक ऐसा नहीं कर सकते। द एक्सपीरियंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द पोस्ट, आई फील दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आपने। आप हर चीज के मास्टर नहीं बन सकते। आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। वो एक्सपर्ट्स आपकी मदर के रूप में है, वो आपके फादर के रूप में है, वो आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनके रूप में। आपको कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना होता है और कंसल्ट करना होता है to check that whether you are going in the right direction or not, so that people give you the genuine criticism and genuine feedback also, so that you improvise. आपने पिछले सेंटेंस में एक बात बोली थी, मार्केट में रिलेशनशिप अच्छे बनाए रखना। मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन को देखा है जिनको पता है बिजनेस कैसे करना है, उनके पास स्किल सेट्स भी हैं, उनके पास लोग भी हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन वो अपने जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उन पे इतना ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं कि वो अपनी ऑडियंस पर, अपनी अपनी कस्टमर रेंज पर कभी ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते। उनके कस्टमर्स को लगता है कि ये हर वक्त अपने आप को बदलते रहते हैं, आज इनकी इमेज ऐसी है, कल इनकी इमेज ऐसी है। उस इमेज को कैसे बनाए रखना होता है और ट्रस्ट कैसे बनाए रखना होता है मार्केट आपने एक कहावत सुनी होगी, दूसरे की थाली देखना। ये में। जी। वही कहावत इसी पे सूट करती है। हम यूजुअली दूसरे की थाली देखते हैं और अपनी थाली भूल जाते हैं। तो अगर आप हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री देखें, तो हमारा मैक्सिमम काम जो होता है वो ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू होता है, क्योंकि वही एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को चला रहे होते हैं। और इनके साथ रिलेशंस रखना एक बहुत जरूरी होता है। और ये हम भी जानते हैं कि ट्रैवल एजेंट सिर्फ आप ही को काम नहीं दे रहे, वो आपके कॉम्पिटिटर्स को भी काम दे रहे हैं। तो आपको रिलेशन उनके साथ ऐसे भी मेंटेन करने हैं कि वो काम आपको भी ज्यादा दें, आपसे भी ना तकलीफ हो, और आप जानते हैं कि उनको उतना ही लिमिट में रखना है कि वो दूसरे को भी उस तरीके से ही समझें। ये बहुत टफ होता है इनिशियली मार्केट के अंदर अपनी मार्केट प्रेजेंस बढ़ानी। ये आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप अपनी मार्केट के अंदर अपनी क्रेडिबिलिटी अच्छी रखिए। मार्केट के अंदर जो आपकी क्रेडिबिलिटी होगी, आपकी एक ब्रांड वैल्यू होगी, सस्टेनेबिलिटी होगी, आपका व्यवहार होगा मार्केट के अंदर, वो एक अगर अच्छा रहेगा, तो आपसे से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। अगर आप देखें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर दो तरीके के बिजनेस होते हैं, या तो लीज ड्रिवन बिजनेस या फिर ओन एंड रन बिजनेस। तो हमारी जितनी प्रॉपर्टीज है वो सब ओनर रन है। हम कोई भी प्रॉपर्टीज लीज पे नहीं लेते, हमारी खुद की सारी प्रॉपर्टीज हैं। और हमारे कॉम्पिटिटर्स जितने भी होते हैं वो होते हैं लीज वाले, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 6 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद चले जाते हैं। तो आप देखिए कि उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। आज उनका नाम एबीसी है, कल उनका नाम एक्स वाई जेड होगा। तो इससे वो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर रहे हैं। कभी वो 4 स्टार में चला रहे हैं, कभी वो 3 स्टार में चला रहे हैं। तो ये मार्केट के अंदर एक गलत इंपैक्ट देता है। एक दूसरे के साथ उसके रिलेशंस कभी कभी ठीक नहीं होते। लेकिन अगर आप एक ओनर ड्रिवन प्रॉपर्टीज को देखेंगे, वो एक सिंगल रन प्रॉपर्टीज होते हैं, जिनके अंदर एक स्मूथ ऑपरेशन होते हैं, सब कुछ फिक्स्ड होता है। एक अच्छा, उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है आप मार्केट वालों को आपके ऊपर। और उनको एक ये होता है कि ये कंपनी ओनर ड्रिवन है,
तो इसकी सस्टेनेबिलिटी एक लॉन्ग रन में है। तो आपके साथ वो कभी भी आप या उनके जो संबंध हैं, उनके बिगड़ने के चांसेस एक माइनस के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उनको भी आपसे लाइफ लॉन्ग काम करना है और हमें भी उनके साथ लाइफ लॉन्ग काम करना है। और सेकेंडली, इन लोगों के साथ अगर आप देखें, अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ आप उतना अपने आप को जोड़िए जितना ठीक हो। क्योंकि जब आपको पता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जब उनकी मार्केट के अंदर स्टैंडिंग ही नहीं है, वो 1 या 2 साल के लिए हैं, तो आप उनके साथ क्यों अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं? आप अपनी कंपनी के विजन के ऊपर फोकस करिए। आपकी कंपनी का विजन क्या है? उस विजन को अचीव करने के लिए आपकी कंपनी के कुछ मिशंस होते हैं। आप उन मिशंस के ऊपर फोकस करिए। क्योंकि आप अपने ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो ऑफ कोर्स आप उनसे हमेशा ऊपर ही जाएँगे। अगर आप बार-बार दूसरों के ऊपर फोकस करते रहेंगे, तो कुछ नहीं होगा। आप अपने ऊपर कम फोकस करके अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि उनका कुछ नहीं जा रहा। दे आर जस्ट द पार्ट ऑफ फ्यू इयर्स और पार्ट ऑफ फ्यू मंथ्स। वो चले जाएँगे इस इंडस्ट्री से या इस बिज़नेस से। और रिलेशन मार्केट के अंदर आपको लाइफ लॉन्ग बनाना है, तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी, व्यवहार, उनके साथ बोलचाल और किस तरीके से आप उनके साथ बिज़नेस कैसे आपका है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक एडवांटेज हमारे ऊपर ऑब्वियसली रहेगा। आपका जो रिज़ॉर्ट ब्रांड है, उसको लेकर आपका क्या विज़न है अगले 5-7 साल का? कहाँ-कहाँ आप देखते हैं कि हम एक्सपांड करेंगे और उसकी अ, उसकी जो रीच है बढ़ाएँगे? देखिए, अभी अगर मैं देखूँ सिर्फ़ कंपनी के एज़ अ विज़न की मैं बात करूँ, हमारा जो कंपनी का विज़न है, अगर आप उसे चेक भी करें, इट्स टू बी द मोस्ट एडमायर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल चेन ऑफ होटल्स एंड रिज़ॉर्ट्स, फोकसिंग द इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इसका क्लियरली ये मतलब है कि हम लोग यहाँ का सबसे ज़्यादा चहेता रिज़ॉर्ट बनना चाहते हैं, जो कि इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ फ़ॉलो करेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ। और अगर आप 5 साल की ग्रोथ की बात करें, तो क्लेरिसा ऑलरेडी अच्छी खासी ग्रोथ कर चुकी है और आगे भी कर रही है, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ हॉस्पिटैलिटी के अंदर नहीं है, ये और भी जगह अपने आप को फैला रही है, चाहे वो रियल एस्टेट्स के अंदर हो, चाहे वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट के अंदर हो। इसके और भी ब्रांड्स और भी होटल्स खुल रहे हैं ओवर द पैन इंडिया। तो ये 5 साल का विजन रहता है, लेकिन अगर आप इस पेंडेमिक को लेके चलें, तो ये सबसे बड़ा हिट हॉस्पिटैलिटी के लिए ही रहा है। तो इसलिए हर एक कंपनी की हॉस्पिटैलिटी को लेकर थोड़ी-सी अप्रोच कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। लेकिन क्लेरिसा एज़ अ ब्रांड ने हमेशा फोकस यही करा है कि हम लोग एक अच्छी सर्विसेज़, एक अच्छा ब्रांड, एक अच्छी लग्ज़री अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकें ओवर द पास्ट ईयर्स और इस कंपनी को पैन इंडिया लेके जा सकें। अभी जो कोविड की वजह से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के ऊपर जो इम्पैक्ट आया है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इतने बुरे समय में इतना बड़ा बिज़नेस सस्टेन करना, आपने भी नहीं सोचा होगा कि कोविड के रूप में ऐसा बिज़नेस को डाउनफॉल मिलेगा और बिकॉज़ इट इज़ प्रैक्टिकल दैट होटल्स आर नॉट बीइंग गेटिंग यूज्ड, बुकिंग्स नहीं आ रही हैं, सोशल गैदरिंग्स भी नहीं हो रहे हैं। क्लैरिसा ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई और अपने आप को सस्टेन किया इस डाउनफॉल वाले टाइम? फर्स्ट ऑफ ऑल, हर एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वाला एक्सपेक्ट करता है कि गवर्नमेंट से कोई रिलीफ मिलेगा। पर गवर्नमेंट के जितने भी आप पैकेजेस देखें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए, उन्हें कोई रिलीफ नहीं है। हमें ऑपरेशन कॉस्ट डबल ही देनी पड़ती है, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी देखें, ईपीएफ देखें, ईएसआई देखें या एक्स वाई जेड जितने भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस मेंटेनेंस हैं, वो ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाते हैं जब आपके यहाँ पे सेल्स नहीं होती। तो अगर मैं अपनी जर्नी लॉकडाउन की, कैसा की जर्नी 2020 से 2021 के अंदर देखूं, तो ये बहुत इनोवेटिव तरीके से हमने इस पेंडेमिक को लिया। 2020 के अंदर हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट बनाई। इसके अंदर मेन कारण हमारा यही था कि पेंडेमिक के अंदर सबसे जरूरी क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग और सबको डिजिटल। तो हमने उस वेबसाइट के अंदर ऐसी चीज कर दी कि जब आप किसी भी एयरलाइंस या सिनेमा हॉल्स के अंदर जाते हैं, तो आप अपनी सीट्स या सब कुछ आप पहले ही बुक कर लेते हैं, आपको कुछ वेट नहीं करना पड़ता। और होटल के अंदर अगर आप देखें तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। आप पहले आएंगे, रिसेप्शन के पास जाएंगे, चेक इन करेंगे, अपने रूम में जाएंगे, इट्स क्वाइट लेंथी प्रोसेस और आप इस दौरान बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट में आ सकते हो। हमने एक सिंपल एक वेबसाइट बनाई जहां पर आप अपना वेब चेक इन कराइए, अपना डॉक्यूमेंट्स दीजिए, अपना रूम बुक कराइए और डायरेक्टली आप अपने रूम के अंदर चले जाइए। आपको कोई भी प्रोसीजर हमारे रिसेप्शन के ऊपर फॉलो नहीं करना। ये एक सबसे बड़ा स्टेप था गेटिंग डिजिटल। और सेकेंडली, हमने डिजिटली सिर्फ वेब चेकिंग के अंदर ही नहीं करा, हमने डिजिटल मेन्यूज प्रोवाइड करने शुरू करे।
हमने हर एक रूम्स के अंदर एक डिजिटल क्यूआर कोड बनाया, जिसके अंदर आप डिजिटली अपना मेन्यू आप डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आप यहाँ तक कि अपने टेबल्स को भी बुक करा सकते हैं। क्लेरिसा के अंदर एक बहुत ह्यूज एरिया के अंदर फैला हुआ है, जहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स है, नंबर ऑफ लॉन्स है। तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना, क्योंकि हम पे बहुत बड़े-बड़े लॉन्स हैं, बहुत बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स हैं। तो इसीलिए ये डिजिटल मेन्यू आपको एक ऑफर दे देता है कि आपको बाहर बैठ के खाना है, लॉन में खाना है, लॉज में खाना है या पूल फेसिंग एरिया में खाना है। तो एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपको जाकर अपनी सीट्स नहीं ढूँढनी। थर्ड ऑप्शन जो सबसे बड़ा कोविड के लिए हो सकता है, वो होता है ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। आप पैसा देते हो तो आप कॉन्टैक्ट में आ सकते हो किसी के। तो उसके लिए भी सिंपल प्रोसीजर है, हमने आपको आपके कमरे के अंदर हमने आपको क्यूआर कोड दे दिया। उस क्यूआर कोड से आप डिजिटली पे करिए और आपका चेकआउट प्रोसीजर आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हम पे आपकी सारी चीज़ें पहले ही आ जाती हैं। तो ये एक सबसे बड़ा शिफ्ट था जो हमने कोविड के अंदर लिया इन 2020, और हमने इसे अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च करा, एक न्यूज़ चैनल के थ्रू हमने इसे लॉन्च करा। और इसका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा आया, लोग इससे बहुत खुश हुए, उन्होंने इस नई टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से अडैप्ट करा। इनिशियली हमें इस कॉन्सेप्ट को अपने एम्प्लॉयज को सिखाने में थोड़ा टाइम लगा, बीइंग इन अ रूरल एरिया, लेकिन हो गया। लेकिन इससे अगर आप फायदा देखें कोविड का, डेस्टिनेशन वेडिंग्स जो इंडिया के अंदर एक हाइप बना हुआ है, हर दूसरा जना डेस्टिनेशन वेडिंग्स करना चाहता है, और वो सब बाहर आजकल जाना चाहते हैं, इटली, ग्रीस, टर्की, पता नहीं कहाँ कहाँ। इंटरनेशनल टूरिज्म बंद हो गया और डोमेस्टिक टूरिज्म चालू हो गया। और जिम कॉर्बेट मात्र 4 घंटे की दूरी है दिल्ली से। तो आदमी के लिए ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन वेडिंग बन गया, जहां पर सेल्स ऑफ डेस्टिनेशन वेडिंग्स या डेस्टिनेशन वेडिंग्स की जो आप आंकड़े देखें, वो डबल से ट्रिपल हो गए, क्योंकि लोगों को डेस्टिनेशन वेडिंग्स तो करनी थी, पास में भी करनी थी और सस्ते में भी करनी थी और इंडिया में ही करनी थी। तो इसीलिए इसने हमारी सेल्स को इन इन टर्म्स ऑफ डेस्टिनेशन वेडिंग्स बुकिंग्स एक बूस्ट दे दिया अलग से। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है इंडियन टूरिज्म के लिए, कि पोस्ट कोविड अगर आप डोमेस्टिक टूरिज्म देखें तो बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ है। अब आप करें 2021 की बात। 2021 के अंदर क्लेरिसा ने एक सबसे बड़ा इनोवेटिव चेंज ये करा है कि वो आपको हर एक जो, अगर आप देखें, आप सबसे अच्छी चीज क्या हो गई है, वर्क फ्रॉम होम। हम आपको लॉन्ग स्टे पैकेजेस दे रहे हैं, आप हमारे पास 12 नाइट्स, 13 डेज, 14 नाइट्स, 15 डेज आइए। आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको हर एक एक चीज, आपके खाने से लेकर, रहने से लेकर, आपके इंटरनेट से लेकर, हर एक चीज की सुविधा आपको क्लेरिसा प्रोवाइड कर रहा है एट अ मिनिमम प्राइस। एंड इट इज द luxurious resort which you can have. It has got from swimming pool to adventure to spa to every type of physical activity like badminton courts and everything we have in a one roof. So it gives you a perfect choice of staying away from a metropolitan area which has been mostly affected by COVID. यहाँ पे अगर आप देखें हॉस्पिटल्स तक के लिए यहाँ पे बेड्स नहीं है, तो आप अपनी फैमिली को यहाँ पर आइए, 14 दिन, 15 दिन, 1 महीना, या अपने लिए लग्जूरियस स्टे करिए। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट हमारे को इससे भी मिला है, क्योंकि लोग आजकल के टाइम पे पहाड़ों के ऊपर जाके शिफ्ट होना चाह रहे हैं प्लेन से। वो ये सोच रहे हैं हम यहाँ से निकल के अच्छे तरीके से अपनी फैमिली को, अपने आप को बचा लेंगे। तो क्लेरिसा एक ब्रांड होने के नाते, इतनी जगह होने के नाते, दो दो कॉन्फ्रेंस हॉल्स, लॉन्स, रेस्टोरेंट्स, रूम्स, तो ये होने के नाते एक एडवांटेज हमें ऑफ कोर्स मिलता है बाकी रिजॉर्ट से, और हमें एक एज अपार्ट करता है। जैसे चैलेंजेस आए कोविड के टाइम्स में, तो आपने नए रास्ते निकाल लिए अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, और नई टेक्नोलॉजी आप ले आए और नए तरीके आपने अपनाए। हर्षल, बहुत कुछ सीखा हमने आपसे आज की कॉन्वर्सेशन में। द साहिल शो की ऑडियंस के लिए आपका एक मैसेज। मैं सिर्फ मैसेज यही देना चाहूंगा, मैंने पहले भी बोला है, अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर आपको मिलियनियर बनना है, तो हमेशा बड़ा सोचिए, फेलियर से कभी मत घबराइए, और आप संघर्ष करते रहिए, क्योंकि अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। घबराइए मत अपनी जिंदगी के अंदर कभी, अपने आप को छोटा या बड़ा मत महसूस करिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। Thank you so much, Harshal, for being on the Sahil show. And I'll link your profiles in the description so that people can connect with you there on LinkedIn, on Instagram, or any other platform.